नमस्कार। 8 राज्यों की 19 राज्यसभा सीटों पर 19 जून को सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक वोटिंग होनी है। शाम को 4 बजे वोटिंग खत्म होने के जस्ट 1 घंटे बाद यानी कि 19 जून को शाम 5 बजे मतगणना शुरू कर दी जाएगी। राज्यसभा में जो भी विधायक वोट डालेंगे वो अपनी पार्टी को अपना वोट दिखा करके डालेंगे। उनकी पार्टी के एजेंट वहां पर बैठे होंगे, उनको वो वोट दिखाएंगे, उसके बाद ही मतपेटी में वो अपना वोट है वो डालेंगे। ऐसे में क्रॉस वोटिंग होने के चांसेस है वो कम है, और यदि क्रॉस वोटिंग हो भी जाती है तो निश्चित है चुनावों का माहौल भी वहां बिगड़ सकता है, क्योंकि पार्टी के एजेंट कोई मुद्दा उठा भी सकते हैं। इसी बीच बीजेपी और कांग्रेस ने राज्यसभा चुनावों से ठीक एक दिन पूर्व अपने अपने रिपोर्ट कार्ड जारी कर दिए हैं कि 8 राज्यों की 19 राज्यसभा सीटों में कौन कौन सी सीटें उनके खाते में जाने वाली है, कौन से राज्य में कौन सी पार्टी जीत हासिल करेगी, कितनी सीटें हासिल करेगी। इसकी रिपोर्ट कार्ड की जानकारी भी मैं आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि बीजेपी ने कांग्रेस का पूरा गणित है वो बिगाड़ कर रख दिया है। 4 राज्य तो ऐसे हैं जहां बीजेपी एक एक अतिरिक्त सीटों पर कब्जा करने जा रही है। कुल मिलाकर के बीजेपी कांग्रेस के बीच जो आपसी उलझन है वो पैदा हो चुकी है। अब शुरुआत करते हैं उस गणित की जिस गणित का आप इंतजार कर रहे हैं। सभी राज्यों में जो आपसी टकराव है वो किस तरह से बना हुआ है, कौन सी सीट पर कितने वोट चाहिए, बीजेपी के हाथ में क्या है, कांग्रेस के हाथ में क्या है, उसकी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं। और इसकी शुरुआत करते हैं सबसे पहले गुजरात राज्य से। गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह का गृह राज्य है। 4 सीटें हैं गुजरात के अंदर राज्यसभा की, लेकिन उम्मीदवार चुनावी मैदान में 5 उतार दिए गए हैं। बीजेपी की तरफ से 3 उम्मीदवार उतारे गए हैं, एक अतिरिक्त उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से उतारा गया है, और कांग्रेस की तरफ से 2 उम्मीदवार उतारे गए हैं। बीजेपी के उम्मीदवारों की बात करें तो अभय भारद्वाज, रमीलाबेन बारा, नरहरि अमीन, ये 3 उम्मीदवार हैं। कांग्रेस की तरफ से शक्ति सिंह गोहिल और भरत सिंह सोलंकी, ये 2 उम्मीदवार है, जिनमें से शक्ति सिंह गोहिल है वो प्रथम वरीयता के नेता हैं, यानी इनकी जीत निश्चित है कांग्रेस में। लेकिन भरत सिंह सोलंकी के नाम पर प्रश्नवाचक अभी भी लगा हुआ है। और कांग्रेस के लिए बुरी खबर ये है कि ये दोनों ही कांग्रेस के नेता शक्ति सिंह गोहिल जो उम्मीदवार है राज्यसभा के, और भरत सिंह सोलंकी, ये दोनों आपस में लड़ चुके हैं, वो भी प्रथम वरीयता का नेता बनने के लिए। यानी कि इन दोनों में से एक की जीत होनी है, और उसके लिए इन दोनों में आपसी झड़प भी हो चुकी है। इस गुजरात के अंदर बीजेपी के 103 एमएलए हैं, कांग्रेस के पास 65 एमएलए हैं, बीटीपी के पास 2 एमएलए हैं, एनसीपी के पास 1 है और निर्दलीय के पास 1 है। टोटल जीत के लिए एक सीट के लिए 35 वोटों की जरूरत है। बीटीपी, एनसीपी, निर्दलीय, ये चारों ही मिलकर के यानी कांग्रेस के साथ मिलकर के 4 एमएलए इनके हो जाते हैं, और लगभग 65 एमएलए कांग्रेस के खुद के हैं। तो ऐसे में कांग्रेस के पास सिर्फ 69 एमएलए ही बनते हैं, जबकि 2 सीटों पर जीत हासिल करने के लिए 70 वोटों की जरूरत है। 1 वोट कांग्रेस के लिए कम पड़ेगा। ऐसे में कन्फर्म है कि जो बीजेपी के अलावा अन्य सभी जो बीटीपी के हों, एनसीपी के हों, निर्दलीय हों, सभी कांग्रेस के साथ चले जाते हैं तो भी 2 सीटों पर कांग्रेस कब्जा नहीं कर पाएगी। फिर भी 1 वोट है वो कम पड़ता है, जबकि बीजेपी को सिर्फ 2 ही वोट और चाहिए, क्योंकि 103 तो उनके पास खुद के हैं। और बताया जा रहा है कि तीसरी सीट पर जीत हासिल करने के लिए एनसीपी का 1 वोट और निर्दलीय का 1 वोट बीजेपी के साथ जाएगा। शरद पवार ने एनसीपी प्रदेशाध्यक्ष भी गुजरात में बदल दिया था, और उसका कारण यही था कि वो अपने विधायक का वोट बीजेपी को डलवाना चाहते थे। और अब जिस तरह से बीजेपी को एनसीपी का वोट जाएगा, तो महाविकास अघाड़ी गठबंधन में कांग्रेस भी एनसीपी से दूरी बना लेगी, वो गठबंधन तोड़ देगी। ऐसे में गुजरात राज्यसभा चुनाव है वो एक तरह से महाराष्ट्र की राजनीति पर पूरा असर डालेगा। गुजरात की 3 सीटों पर बीजेपी है वो बाजी मार रही है, 1 सीट पर कांग्रेस जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। गुजरात राज्यसभा चुनाव पर ही महाराष्ट्र की सरकार डिपेंड करती है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन आगे चलेगा या फिर कांग्रेस एनसीपी से नाराज होकर के अपना समर्थन वापस ले लेगी महाराष्ट्र के अंदर। अब बढ़ते हैं झारखंड की तरफ। झारखंड में 2 सीटें हैं, 3 उम्मीदवार है, एक जेएमएम का उम्मीदवार है, एक कांग्रेस का उम्मीदवार है और एक बीजेपी का उम्मीदवार है। उम्मीदवार 3 है, लेकिन सीटें सिर्फ
2 है। ऐसे में 27 वोट जीतने के लिए चाहिए। जेएमएम की तरफ से शिबू सोरेन को उम्मीदवार बनाया गया है, जिनकी जीत पक्की है क्योंकि उनके पास 27 से ज्यादा वोट फिलहाल मौजूद हैं। कुल मिलाकर के कांग्रेस के पास 17 एमएलए हैं। कांग्रेस को जीत के लिए चाहिए 27 वोट है। कांग्रेस के साथ जेएमएम के 2 विधायक मौजूद हैं, समर्थन है उनका। 2 आरजेडी के विधायक भी कांग्रेस के पास हैं। एक एनसीपी का झारखंड के अंदर निश्चित है कि कांग्रेस के साथ खड़ा है। ऐसे में कांग्रेस के पास है सिर्फ और सिर्फ 22 विधायक और 5 एमएलए हैं वो कांग्रेस को कम पड़ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस अब दूसरी अपनी सीट है वो नहीं जीत पाएगी। बीजेपी के पास खुद के 25 विधायक हैं। एक विधायक बाबूलाल मरांडी जो बीजेपी से गए थे वो बीजेपी के साथ समर्थन में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के कद्दावर नेता झारखंड में थे लेकिन फिलहाल उन्होंने बीजेपी छोड़ दी है, लेकिन राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के साथ खड़े हुए हैं। एक सरयू राय जो साथ आ चुके हैं बीजेपी के, यानी कि 25 इनके खुद के हैं, 2 इन्होंने समर्थन दे दिया, 27 वोट इनके पास आ गए, तो ये एक राज्यसभा सीट जीत रहे हैं झारखंड में। इसके अलावा भी 3 आजसू का यानी कि स्टूडेंट्स यूनियन के 3 एमएलए हैं वो भी बीजेपी के साथ आ चुके हैं। 30 विधायक यहाँ पर निश्चित है कि बीजेपी के पास मौजूद हैं और वोटों की जरूरत है सिर्फ 27। ऐसे में झारखंड के अंदर एक सीट पर बीजेपी जीत रही है और एक सीट पर जेएमएम, कांग्रेस को यहाँ पर खाली हाथ रह रही है। कांग्रेस के हाथ कुछ भी नहीं लगने वाला है। अब बढ़ते हैं मध्य प्रदेश की तरफ। मध्य प्रदेश की सरकार भी पहले गिर चुकी थी। जिस तरह से 22 विधायक कांग्रेस के जो इस्तीफा दे चुके थे, उसके बाद राज्यसभा का पूरा गणित है वो पूरी तरह से बिखर गया। इस मध्य प्रदेश के अंदर 3 सीटें हैं और उम्मीदवार हैं 4। बीजेपी के 2 उम्मीदवार हैं, कांग्रेस के भी 2 उम्मीदवार हैं। बीजेपी से ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं जो प्रथम वरीयता में है बीजेपी से, और दूसरे हैं सुमेर सिंह सोलंकी, ये भी निश्चित है कि प्रथम वरीयता के ही हैं। और कांग्रेस की तरफ से प्रथम वरीयता के दिग्विजय सिंह हैं, जिसके नाम पर काफी ज्यादा घमासान मचा हुआ है। कमलनाथ की सरकार गिराने का ठीकरा भी दिग्विजय सिंह के नाम पर ही फूटा था, इसलिए दिग्विजय सिंह को प्रथम वरीयता का नेता बनाने से कांग्रेस के कई विधायक नाराज हैं। और दूसरे जो कांग्रेस के नेता हैं वो है फूल सिंह बरैया। कुल मिलाकर के सीटें 3 है, उम्मीदवार 4 है। जीत के लिए मध्य प्रदेश में चाहिए 52 वोट। 52 वोटों की जरूरत है, जिसमें कांग्रेस के पास 107 खुद के विधायक हैं, यानी कि 52 वोटों की जरूरत है और 104 विधायक चाहिए, 104 वोट चाहिए 2 विधायक 2 सीटों पर जीत के लिए। और बीजेपी ने 2 ही उम्मीदवार खड़े किए हैं, तो निश्चित है कि दोनों ही सीट है वो बीजेपी जीत लेगी। लेकिन अब बीजेपी के पास बसपा के 2, एसपी के 1, निर्दलीय के 1, इन 5 विधायकों, निर्दलीय 4 हैं, निर्दलीय के 1 विधायक का बीजेपी को आज समर्थन भी मिल चुका है, यानी कि 5 विधायक बीजेपी कार्यालय आज पहुंच चुके हैं। और वहां पर एक पार्टी हो रही थी बीजेपी कार्यालय के अंदर खाने पीने की, उसके अंदर वो शामिल भी हुए हैं। ऐसे में 107 इनके खुद के हैं, 5 ये आ गए, 112 का समर्थन अब बीजेपी के पास फिलहाल मौजूद है। कांग्रेस के पास खुद के 92 विधायक हैं और 92 विधायकों से दूसरी सीट नहीं जीती जा सकती। ऐसे में कन्फर्म है कि बीजेपी के पास 2 सीटें मध्य प्रदेश की जा रही है और 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है, जबकि कांग्रेस के दूसरे उम्मीदवार फूल सिंह बरैया हैं, उनको हार का मुंह देखना पड़ेगा। और इसके बाद फूल सिंह बरैया और दिग्विजय सिंह दोनों आपसी जो खेमे हैं, इनके अंदर काफी ज्यादा विधानसभा चुनाव जो 24 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, उस पर काफी ज्यादा घमासान मचेगा और मध्य प्रदेश कांग्रेस एक बार फिर से टूटने की कगार पर खड़ी हो जाएगी, क्योंकि अब कमलनाथ और दिग्विजय सिंह नाम से 2 खेमे मध्य प्रदेश में बन चुके हैं। इस वजह से कांग्रेस मध्य प्रदेश में ऐसे ही समझिए कि मध्य प्रदेश कांग्रेस मुक्त हो चुका है, क्योंकि अब इनके आपसी खेमे, आपसी गुट हैं, वो निश्चित है कि कांग्रेस को तोड़कर बिखेर देंगे। और ऐसे में कन्फर्म है कि अब कांग्रेस अगले विधानसभा चुनाव जो 24 सीटों पर होने जा रहे हैं, उसमें करारी हार का मुंह अब कांग्रेस को देखना पड़ेगा। दिग्विजय सिंह को प्रथम वरीयता के रूप में राज्यसभा भेजने को लेकर के काफी ज्यादा
घमासान फिलहाल कांग्रेस में मचा हुआ है। कमलनाथ खेमा भी दिग्विजय सिंह के खिलाफ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। फूल सिंह बरैया को प्रथम वरीयता का नेता बना करके राज्यसभा भेजना चाहते थे, ताकि 24 सीटों पर उपचुनाव होने वाला आगे, उनमें से 22 सीटें हैं उस पर काफी ज्यादा अनुसूचित जाति के जो लोग हैं, वोटर हैं, वो काफी ज्यादा हैं। ऐसे में उनको कहीं ना कहीं लुभाने के लिए फूल सिंह बरैया को राज्यसभा भेजना चाहते थे कांग्रेस के नेता, लेकिन दिग्विजय सिंह अपनी पहुंच के कारण और सोनिया गांधी के नजदीकी होने के कारण उन्होंने प्रथम वरीयता में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। और दिग्विजय सिंह के जिस तरह से खिलाफत मध्य प्रदेश कांग्रेस में हो रही है, उससे कन्फर्म है कि 24 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, उसमें निश्चित है कि कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं राजस्थान की तरफ। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में काफी ज्यादा घमासान मचा हुआ है। राजस्थान में 3 सीटें हैं और उम्मीदवार हैं 4, 2 बीजेपी के हैं, 2 कांग्रेस के हैं। राजस्थान के बारे में मैं आपको एक अपडेट और दे देता हूं कि आज मॉक पोलिंग में कांग्रेस की तरफ से जो JW मेरिट के अंदर इन कांग्रेस के विधायकों की बाड़ीबंदी की गई है, उस होटल में टोटल 119 एमएलए ही ज्वाइन होने का दावा किया गया है। जो अशोक गहलोत बोल रहे थे कि हमारे पास 125 का समर्थन है, वही अब कांग्रेस की तरफ से बड़ा दावा किया गया है कि 119 विधायक आज मॉक पोलिंग में शामिल हुए थे, जिसमें कांग्रेस, निर्दलीय, बीएसपी यानी कि अन्य भी कई जो विधायक हैं वो शामिल थे। और एक बड़ी अपडेट और भी देता हूं आपको कि कल राजस्थान के अंदर 2 सीपीएम के विधायकों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया और 2 कांग्रेस के विधायकों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया है। यानी कि 200 सीटों वाली विधानसभा के अंदर सिर्फ 196 वोट ही पड़ेंगे। इसके अलावा बसपा के 6 विधायक कांग्रेस में शामिल हुए थे, उन 6 विधायकों को लेकर के बसपा प्रदेशाध्यक्ष भी अब विधानसभा स्पीकर के पास पहुंचे हैं और उन्होंने अब जो आग्रह किया है कि बसपा के जो 6 विधायक बसपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे, उनके 6 वोट गिनती में ना लिए जाएं। राज्यसभा चुनाव के दौरान ये 6 के 6 वोट रद्द किए जाएं, क्योंकि जो बसपा एक राष्ट्रीय पार्टी है और बसपा का विलय कांग्रेस में सिर्फ राजस्थान में कभी नहीं हो सकता है। इसलिए जो इन 6 विधायकों का वोट है वो राज्यसभा में गिनती में ना लिया जाए। इसके लिए आवाज उठना शुरू हो चुका है और बीजेपी भी कहीं ना कहीं बसपा के इन 6 विधायकों के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। और बसपा ने स्पष्ट जो आरोप लगाया है कांग्रेस पर कि जो पैसे के लालच में करोड़ों रुपए में खरीदकर हमारे 6 विधायकों को इन्होंने कांग्रेस में मिला लिया था, इनको मंत्री पद का लालच भी दिया था, हालांकि उनको मंत्री बनाया नहीं गया, वो एक अलग बात है। कुल मिलाकर के इन 6 विधायकों को, बसपा के 6 विधायक जो कांग्रेस में गए थे, इनको लेकर के भी अब कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं बसपा ने। अब कल जिस तरह से 104 जो विधायकों ने बहिष्कार किया है, तो 196 विधायक बच गए और 6 अगर ये और चले जाते हैं, जो बसपा के जो गिनती इसकी नहीं होती है इनके वोटों की, तो 190 विधायकों के वोट ही राज्यसभा चुनावों के लिए राजस्थान में पड़ने वाले हैं। अब राजस्थान के गणित को समझे तो 3 सीटों पर 4 उम्मीदवार हैं, 2 बीजेपी के हैं, 2 कांग्रेस के हैं। कांग्रेस की तरफ से केसी वेणुगोपाल प्रथम वरीयता के हैं और दूसरे नीरज डांगी जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। बीजेपी की तरफ से राजेंद्र गहलोत प्रथम वरीयता के हैं और ओंकार सिंह लखावत को भी बीजेपी ने राजस्थान राज्यसभा चुनावी रण में उम्मीदवार बना दिया है। अब जीत के लिए चाहिए 51 वोट। अब जिस तरह से 4 एमएलए ने जो बहिष्कार करने का निर्णय लिया है, तो उसके बाद सिर्फ 50 वोट ही चाहिएंगे जीत के लिए और 6 जो बसपा के विधायक भी चले जाते हैं, तो निश्चित है कि 49 के लगभग ही वोट राजस्थान में जीत के लिए चाहिएंगे। फिलहाल 4 का संभावना है कि ये 4 बहिष्कार कर चुके हैं, तो ऐसे में निश्चित है कि 50 वोट ही जीत के लिए चाहिए होंगे। कांग्रेस के पास खुद के 101 विधायक हैं और 6 बसपा वाले कांग्रेस में आए हैं, ऐसे में 107 विधायक हैं। 12 निर्दलीय का समर्थन भी कांग्रेस के साथ बताया जा रहा है। ऐसे में बीजेपी के पास 72 खुद के हैं, 3 आरएलपी के हैं और 1 निर्दलीय का है। ऐसे में 76 जो वोट हैं वो बीजेपी के पास फिलहाल मौजूद हैं। कुल मिलाकर के जो 107 विधायक कांग्रेस के खुद के हो गए और 12 निर्दलीय हो गए। ऐसे में 51 वोटों की जगह सिर्फ 50 वोटों की जरूरत पड़ेगी। यदि सिर्फ 4 विधायक ही बहिष्कार करते हैं चुनाव का, तो 50 वोटों के हिसाब से 2 सीटों पर कांग्रेस आसानी से
जीत जाएगी और बीजेपी एक सीट पर तो जीत जाएगी, लेकिन ओंकार सिंह लखावत वाली सीट पर बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ेगा जो मौजूदा स्थिति है उस हिसाब से। लेकिन मौजूदा स्थिति में दो कांग्रेस सीटें जीत तो रही है, लेकिन मौजूदा स्थिति के अनुसार भी बीजेपी को उम्मीद है कि राज्यसभा चुनावों में क्रॉस वोटिंग होगी और इस क्रॉस वोटिंग के तहत बीजेपी के दूसरे उम्मीदवार ओंकार सिंह लखावत राज्यसभा सीट पर जीत हासिल करेंगे। इस तरह की बात बीजेपी की तरफ से की जा रही है। निश्चित है कि बीजेपी जिस तरह से जो उम्मीद करती आ रही है, सचिन पायलट को जो ऑफर दिए थे, सचिन पायलट जिस तरह से जो अशोक गहलोत से नाराज चल रहे थे और अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में दरार भी काफी ज्यादा बढ़ गई थी, इसका फायदा उठा करके बीजेपी ने सचिन पायलट को बड़ा ऑफर दिया था कि वो अशोक गहलोत की सरकार गिरा दे और खुद मुख्यमंत्री बने। बीजेपी उनको समर्थन करेगी। उनकी खुद की क्षेत्रीय पार्टी के लिए भी बीजेपी की तरफ से बताया जा रहा है कि बड़ा समर्थन है वो देने की बात कही गई है। ऐसे में सिंधिया जी के इशारे पर अब सचिन पायलट क्रॉस वोटिंग भी राज्यसभा चुनाव में करवा सकते हैं और इसी को लेकर के बीजेपी अब उम्मीद लगाए बैठी है कि क्रॉस वोटिंग होगी राज्यसभा चुनाव में और ऐसे में दूसरे उम्मीदवार ओंकार सिंह लखावत भी बीजेपी के राज्यसभा चुनाव में जीत हासिल करेंगे। लेकिन मौजूदा जो एमएलए विधायक जिस तरह से जिनकी बाड़ेबंदी की गई है उस हिसाब से स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि दो कांग्रेस के विधायक राज्यसभा सीटों पर जीत हासिल करेंगे और एक जो बीजेपी के विधायक जो उम्मीदवार हैं वो निश्चित है कि जीत हासिल करेंगे। लेकिन क्रॉस वोटिंग का जो मामला है उससे स्पष्ट नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट खेमे में और अशोक गहलोत के खेमे में जो आपसी दरार है उसका फायदा बीजेपी उठाने जा रही है और निश्चित है कि राज्यसभा में यदि सचिन पायलट खेमे के विधायक क्रॉस वोटिंग करते हैं तो बीजेपी के दूसरे विधायक जीत भी सकते हैं। और वैसे भी केसी वेणुगोपाल जो राहुल गांधी के सलाहकार मंडल में शामिल हैं वो निश्चित है कि इन विधायकों को जानते भी नहीं है, ना ही राजस्थान की जनता उनको जानती है। केंद्र से भेजे हुए हैं अशोक गहलोत के, जिस तरह से अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया गया था केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से, उनका जो एक तरह से फल दोबारा वापस देने के लिए एक तरह से माना जा सकता है कि केसी वेणुगोपाल को राज्यसभा में भेजा जा रहा है, क्योंकि एक एहसान राहुल गांधी और सोनिया गांधी का अशोक गहलोत उतार रहे हैं, वो भी केसी वेणुगोपाल को राज्यसभा में जिताकर भेज करके। दूसरा नीरज डांगी अशोक गहलोत के काफी नजदीकी हैं और नीरज डांगी पहले भी चुनाव विधानसभा का हार चुके हैं, लेकिन अशोक गहलोत के नजदीकी होने की वजह से उनको पार्टी में टिकट मिल जाती है। ऐसे में सचिन पायलट के हाथ राज्यसभा के लिए कुछ भी नहीं आया, इस वजह से सचिन पायलट खेमे के सभी विधायक काफी नाराज चल रहे हैं। इसके अलावा काफी ज्यादा नाराजगी वैसे तो देखी जा रही है। अगर आपने अभी नहीं देखा है कि किस तरह से नाराजगी जो कांग्रेस में मची हुई है तो ऊपर आई बटन वाली वीडियो है, आप वो देख लीजिएगा कि किस तरह से जो इतनी बड़ी नाराजगी है वो कांग्रेस में मची हुई है और गहलोत सरकार गिरने तक की नौबत आ चुकी है। और खबर ये भी है कि सोनिया गांधी ने अब अशोक गहलोत को रिप्लेस कर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय भी ले लिया है। लेकिन फिलहाल राज्यसभा सीटों को लेकर के राजस्थान में जो फिलहाल मौजूदा स्थिति से दो कांग्रेस जीत रही है, एक बीजेपी, लेकिन क्रॉस वोटिंग होती है तो निश्चित है कि बीजेपी 2 सीटों पर कब्जा करेगी और कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट से ही संतुष्टि करनी पड़ेगी। ऐसे में ये कहना मुश्किल नहीं है कि ऐसा गेम हो भी सकता है, क्योंकि फिल्म, क्रिकेट और राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये कहावत बिल्कुल सच है। और ना ही कोई किसी का राजनीति में दुश्मन होता है और ना ही कोई राजनीति के अंदर किसी का स्थायी दोस्त होता है। ऐसे में क्रॉस वोटिंग हो भी सकती है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस का पलड़ा है वो बिल्कुल भारी है और ये वो राज्य थे जहां निश्चित है कि कांग्रेस और बीजेपी ने आपसी उलझन है वो पकड़ रखी है। माना जा सकता है कि आपसी उलझन कांग्रेस और बीजेपी के बीच में मौजूद है। उन राज्यों के बारे में मैंने आपको बता दिया। अन्य राज्यों के अंदर सिंगल उम्मीदवार हैं वो मौजूद हैं। कुल मिलाकर के कल 19 जून को जो वोटिंग होगी उस टाइम बड़ा अंदेशा है वो निश्चित है कि राजस्थान सहित इन बाकी राज्यों के अंदर भी देखा जाएगा। गुजरात की राज्यसभा सीट पर डिपेंड करेगा कि महाराष्ट्र की सरकार रहेगी या नहीं रहेगी, क्योंकि एनसीपी का 1 वोट बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और
कांग्रेस के सामने यानी कि कांग्रेस के विरोध में बीजेपी के साथ एनसीपी गुजरात में जाती है तो कांग्रेस महाविकास अघाड़ी गठबंधन को तोड़कर कांग्रेस है वो गठबंधन से बाहर आ जाएगी। कुल मिलाकर के इन सभी रिपोर्ट्स पर आपकी क्या विचार है, आप अपने विचार में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी इतना मिलते हैं अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।